चलो, तो डाइजेशन में डाउट तो नहीं है, कोई क्लियर था सारा कुछ? डाइजेशन में मैंने आपको हॉर्मोन्स बताए थे। हार्मोनल कंट्रोल इस वाले में है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में है? ठीक है, तो उसको वहीं वहीं कर लेंगे। ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब से ऐसे ही करेंगे, मेरे नोट्स अपने खुद के बनाए हुए हैं ये, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया, आपके पास आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास से आप करना, मैं पहले ही डाल दूंगा, इनको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के, यहाँ से मत करवाना प्रिंट, मेरे को बोल रहे हैं सर बाहर से करवाना कहीं से, और या तो अटैच कर लो अपने नोट्स में, या फिर अगर आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगते हैं तो यही सेम चीज़ आप अपने नोट्स में बना सकते हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी खोल के रखो, और मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा बोलूंगा तो उसमें नोट कर सकते हो, वरना आपके पास नोट्स आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्लास है ना अभी आपकी, इसके बाद बाकी दोनों होंगी। चलो, सारे फ्रेश माइंडेड है, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या मेन डिफरेंस है? ब्रीदिंग क्या है, आ रही है आवाज? ब्रीदिंग क्या है? आपका एक्सचेंज हो रहा है जो गैसेस का, आप CO2 बाहर निकाल रहे हो, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, है ना। बेसिकली एयर जा रही है, एयर आ रही है, वो ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन है उस ऑक्सीजन को आपके सेल्स यूटिलाइज करके, जो हमने न्यूट्रिएंट्स पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, उन सबको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, मेनली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी एटीपी बनाती है, एनर्जी बनाती है, वो होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है ना, तो ये मेन डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। बट हम यूज कर लेते हैं ब्रीदिंग के लिए भी, रेस्पिरेशन कभी कभी यूज कर लेते हैं, टेक्निकली रॉन्ग है बट कर लेते हैं। चलो, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज नोन एज ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, टेक्निकली ब्रीदिंग ऑर्गन्स बोलना चाहिए था, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी है तो मैं रेस्पिरेटरी बोलता हूँ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस किस पे डिपेंड करते हैं? हैबिटेट पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट क्या मतलब है? एनिमल कहाँ पे रहता है, एनिमल का घर कहाँ पे है, पानी में है या लैंड पे है ना, बेसिक वही है। पानी में होगा तो ऑब्वियसली थोड़े ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थोड़े अलग होंगे, इनमें से स्टूल या कुछ ले लो। पानी में है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, हवा में है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग होगा, मिट्टी में रहता है ऑर्गेनिज्म उसका कुछ अलग होगा, है ना। हैबिटेट के अकॉर्डिंग आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी करेगा। दूसरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर एक ही सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसको ऑर्गन तो चाहिए ही नहीं, वो तो इतना छोटा है, वो हर जगह से एयर से डिफ्यूज कर लेगा। बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्पंजेस हैं, लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स हैं बस, है ना। ये भी एक इंडिविजुअल सेल्स अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। थोड़ा बड़ा स्पंज है तो वाटर को भी यूज कर सकता है एज अ सर्कुलेटरी मटेरियल, लेकिन उसको बहुत कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, कि सेल्यूलर से बड़ा होकर टिश्यू लेवल गया, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल गया, ऑर्गन लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल गया, तब क्या होता है? अगर आप, ये क्या हुआ, अगर आप ह्यूमंस ही देख लो, आपका यहाँ पे ब्रेन है ना, यहाँ पे आपका ट्रैकिया, इसोफेगस, स्टमक, सब कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये आपकी बाहर से कितना दूर है ना, सिंपल डिफ्यूजन तो यहाँ तक नहीं हो सकती, तो आपको एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए एयर बाहर से अंदर लेने का, ऑक्सीजन अंदर लेने का, और उस ऑक्सीजन को चारों तरफ सप्लाई करने का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे आप अंदर लेते हो, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे आप सप्लाई करते हो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरी करते हैं आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल स्पंजेस, कौन सा फाइलम होता है स्पंजेस का? सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स का कौन सा होता है? प्लेटिहेल्मिन्थ्स। राउंडवर्म्स का कौन सा होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। हुआ नहीं आप लोगों का एनिमल किंगडम, तब भी आता है आपको, बहुत अच्छी बात है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या है, इतने छोटे हैं ये डिफ्यूजन से ही इतना काम चला लेते हैं, है ना। सिंपल बाहर से डिफ्यूज करेंगे, इनका काम चल जाएगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म थोड़ा बड़ा होता है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म यूज करता है मॉइस्ट क्यूटिकल्स। मैं हर एक चैप्टर में ना ऐसे मार्क करता चलूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला टॉपिक होगा ना, वो मैं से मार्क कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्गन में, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा ऑर्गन होता है, इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग बहुत बार आया है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ से, तो आप भले एनसीईआरटी पे लिख लो स्टार मार्क करके मैच द फॉलोइंग, तो आपको सारे याद होने चाहिए। अर्थवर्म में क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल्स। इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क्स में, फिशेस में क्या होते हैं? गिल्स। गिल्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन।
ठीक है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्या है, जो गिल्स से होती है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में होते हैं लंग्स। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। पल्मनरी वर्ड ही लंग से रिलेटेड है। जो लंग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है पल्मनोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। पल्मनरी मेडिसिन का रखी होती है, पल्मनरी वर्ड इज लंग्स। और जो हमारे एम्फीबियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, वो स्किन से भी कर सकते हैं। और स्किन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं क्यूटेनियस, ठीक है। क्यूटेनियस वर्ड ही स्किन के लिए होता है। तो वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, स्किन से भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो, कहां से स्टार्ट हो जा रहा है आपका, नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल क्या है, इधर देख लो भाई, ठीक है। नोस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग ऑफ आपकी नेजल कैविटी। यहां से आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हो, एयर जाती है नेजल कैविटी के पास। नेजल कैविटी में एयर जाने के बाद कहां जाएगी एयर, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या था, जूम कर दूं, ठीक है। नेजल कैविटी से एयर कहां गई है, फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स था कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर, बहुत बढ़िया। अब आपकी जो एयर है वो जाती है ट्रेकिया के पास, लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में, ठीक है। ट्रेकिया के आगे होती हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, ये अगर आपका ट्रेकिया है, पूरी ट्यूब ट्रेकिया है, तो आगे सिर्फ इतनी होगी कवर करके, क्योंकि पीछे से छोड़ रखा होगा, सिर्फ सी शेप होगी जो आगे की तरफ होगी, ठीक है। क्या काम है उनका, ट्रेकिया को प्रिवेंट करने कोलैप्स से। अगर आप एक बलून में हवा भरो, है ना, बलून में हवा भरो, जैसे उसकी हवा निकलेगी वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। ट्रेकिया में भी हवा है, अगर आपने सारी एयर एक्सपायर कर दी तो ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगा। उसको बचाने के लिए क्या है, पकड़ के रखा हुआ है कार्टिलेज ने। कार्टिलेज तो कोलैप्स नहीं कर सकता, तो जब उसने पकड़ा हुआ है तो चाहे अंदर से हवा कम हो जाएगी, वो कोलैप्स होना भी चाहेगा, बट कार्टिलेज उसको पकड़ के रखेगा, वो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देगा, ठीक है। ट्रेकिया जाके आपका डिवाइड होता है दो ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, उल्टा कर दिया ना, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस। ट्रेकिया है, दो में डिवाइड हो गया, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस। दो लंग्स हैं आपके, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगा, राइट वाला राइट लंग को सप्लाई करेगा। डिवीजन किस लेवल पे होती है, वर्टिब्रा कितने टाइप की होती है, जल्दी बोलो कौन कौन सी वर्टिब्रा। नहीं पता, कोई बात नहीं, चैप्टर हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता, कोई टेंशन नहीं। वर्टिब्रा ऊपर से शुरू करते हैं, सर्वाइकल बहुत अच्छा, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ठीक है। 5 तरीके की होती हैं। सर्वाइकल नेक में होती हैं, कितनी होती हैं, 7, C7, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, 12 होती है थोरैसिक। जितने रिब्स हैं उतनी थोरैसिक, क्योंकि हर एक रिब को एक थोरैसिक वर्टिब्रा जाके अटैच होना है, तो 12 आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा है, 12 ही आपके रिब्स होंगे। फिर आती है लंबर, कितनी होती है, सैक्रम कितना होता है, कॉक्सिक्स कितने होते हैं, मल्टीपल बोन्स होती है बट फ्यूज जाती है आपस में, तो हम एक ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, चलो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट कौन सी वर्टिब्रा होती है, लंबार, ठीक है। लंबार, हम कोई ना भी मत लिखो, चैप्टर हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, आपकी बॉडी में अगर आपको कोई भी लैंडमार्क देखना है ना, कि किसी चीज की ब्रांचिंग कहाँ पे हो रही है, कोई चीज स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, आप हमेशा बोन के रिस्पेक्ट में देखते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोन की पोजीशन बदल नहीं सकती, है ना। वर्टिब्रा जिस पोजीशन में, वर्टिब्रा उधर ही रहेगी। अगर मेरे को लंग की पोजीशन बता, इसकी ट्रेके की पोजीशन बतानी है कि ट्रेके कहाँ पे डिवाइड करेगा, मैं बहुत चीजों से बता सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्टिब्रा के इस लेवल पे हो सकता है, या मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मेरे आर्म के लेवल पे, लेकिन मैंने आर्म ऐसे कर दी तो अलग हो गया लेवल, है ना। तो मैं सिर्फ वो लैंडमार्क यूज करूंगा जो बदल नहीं सकता। मेरी वर्टिब्रा तो उधर की उधर ही रहेगी ना, चाहे थोड़ी बहुत इधर हिल जाए, बट मेन लेवल दोस्तों वही रहेगा। तो उसके लेवल पे ही हम बोनी लैंडमार्क्स यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा लेवल, फिफ्थ,
थोरैसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे आपका ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। राइट मेन ब्रोंकस राइट लंग को सप्लाई करेगा, लेफ्ट मेन ब्रोंकस लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा एक मसल होता है नीचे, डायफ्राम। डायफ्राम की नेचुरल शेप क्या होती है? डायफ्राम ऐसा होता है, ठीक है। और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम नॉर्मली ऐसा है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम देखते हैं, शुरू कर देते हैं हम, ट्रेकिया कैसे एंड करता है एल्वेओलाई में, ट्रेकिया और एल्वेओलाई के बीच में क्या क्या आता है। ट्रेकिया आया, ट्रेकिया डिवाइड करके लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, मेन ब्रोंकस को हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई ये लेफ्ट और राइट और लेफ्ट बेसिकली, ठीक है। ये ट्रेकिया है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। फिर ये आगे जाके डिवाइड होते हैं और, ठीक है। ये है प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। यार पजल्ड से चेहरे लग रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। ये है प्राइमरी ब्रोंकस, इसके आगे डिवाइड होते हैं तो बन जाते हैं, मैंने यहाँ दो तीन बनाए, यहाँ दो बनाए, क्यों? राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं, लेफ्ट में दो होते हैं, ठीक है। तो ये बन गए सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी जाके और ज्यादा डिवाइड करते हैं, फिर बनते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। फिर टर्शरी ब्रोंकाई और डिवाइड करते हैं, वो बनते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो इसको मैं अगर आगे आगे दिखाता जाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा, हर बार थोड़ा सा पतला होता जाएगा ये, ठीक है। तो एक मैं इसे जाके बोल दूंगा ब्रोंकियोल, फिर जाके ये और बहुत पतले उसमें डिवाइड कर जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल और ज्यादा पतले में डिवाइड होकर लास्ट में एल्वेओलाई में एंड कर जाएगा। तो लास्ट ब्रोंकियोल कौन सा होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक हमारा है कंडक्टिंग पार्ट। ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो थिकनेस है वो इतनी ज्यादा है कि डिफ्यूजन नहीं हो सकती। डिफ्यूजन हमेशा थिन मेम्ब्रेन के क्रॉस होती है ना, जितनी मेम्ब्रेन थिन होगी उतनी ही डिफ्यूजन फास्ट होगी। बट अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हमारा थिकनेस इतनी ज्यादा है कि डिफ्यूजन नहीं हो सकती। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एयर को बाहर से एल्वेओलाई तक लेके जाना है, इसका नाम है कंडक्टिंग पाथवे। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, नाम में ही है, मतलब वहां पे डिफ्यूजन होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हो बट होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। उसके बाद बनता है हमारा एल्वेओलाई। एल्वेओलाई को बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। टर्मिनल ब्रोंकियोल से जस्ट पहले तक जो ये ब्रोंकियोल्स हैं, ट्रेकिया से लेके चाहे प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शियरी ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, सबके पास कार्टिलेज रिंग है, सबके पास कार्टिलेज रिंग है। कहां तक, कहां कार्टिलेज रिंग नहीं है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के आगे कार्टिलेजनस रिंग नहीं है, ना ही टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास है, ना ही रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के पास है, ना ही एल्वेओलाई के पास। क्या काम है इनका? कोलैप्स प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग पाथवे के तीन चार काम है। कंडक्ट करना ऑब्वियसली नाम में ही है, दूसरा मॉइस्ट करना, वार्म करना, वो तो मॉइस्ट हो गया, क्लीन करना, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर तक लाना, और फॉरेन पार्टिकल्स को बढ़ना, क्लीन करना, ठीक है। तो अगर आप एक पॉल्यूटेड एरिया में सांस ले रहे हो, है ना, बहुत सारा सूट है, बहुत सारा डस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको ये क्लियर करेगा भाई, ये एल्वेओलाई तक ना जा पाए। इसमें इसकी हेल्प कौन करता है? म्यूकस। सारी जो लेयर है अंदर म्यूकस होता है उसमें, तो म्यूकस अपने अंदर चिपका लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पाथवे फॉरेन पार्टिकल से क्लीन कर देगा। फिर अगर आप बहुत ड्राई एयर ले लोगे, अगर आपने जो विंटर्स अभी आने वाली है हमारी, नॉर्थ की विंटर्स बहुत ड्राई होती है ना, बहुत ड्राई होती है, अगर वही एयर आपके एल्वेओलाई में चली जाए, एल्वेओलाई खराब हो जाएंगी। तो कहते इतनी ड्राई है, इतनी ठंडी है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको ह्यूमिडिफाई करती है, तो उसमें वाटर वेपर लगाती है ज्यादा, जिससे कि एयर जाके सुखाना दे एल्वेओलाई को। दूसरा, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर तक ले आती है, ठीक है। भाई अगर आप रोहतांग पास जाओ, -10 -20 में आप सांस ले रहे हो, -10 की एयर आपके एल्वेओलाई में चली जाए, जमा देगी तो एल्वेओलाई को, मर जाओगे आप सब, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाती है आपकी बॉडी
कंडक्टिंग पाथवे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर नियर अबाउट बॉडी टेम्परेचर तक ले आता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये सब काम है। डिफ्यूजन पार्ट, एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है, डिफ्यूजन कराना ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेयर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलो, ये दूसरा डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में। एपिग्लोटिस का क्या काम था, फूड आपका ट्रेकिया में नहीं जाना चाहिए, है ना, तो ये ग्लोटिस को कवर करता है। ग्लोटिस क्या है, ट्रेकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट मान लो, ठीक है। लैरिंक्स क्या है, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया ये इन्होंने सी शेप कार्टिलेज बनाए हुए हैं। अब देखो, ये इन्होंने दिखाया है कि ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, ऐसे ऐसे, और ये लास्ट में एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होती हैं आपकी बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हवा भरती है। वो आप ट्रेकिया को ऐसे बना सकते हो कि आप एक पाइप लो, उसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स जोड़ के लास्ट में वो छोटे छोटे बलून्स जोड़ दो। तो आप यहाँ से हवा डालोगे, ये सारे बलून्स फैलेंगे, एक्सपैंड होंगे, फिर जब ये बलून्स दोबारा वापस आएंगे तो हवा वापस बाहर निकलेगी। सेम आपकी बॉडी में भी यही होता है, ठीक है। बस हर एक बलून के अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी, तो जो एल्वियोलाई में एयर आई है उसमें से ऑक्सीजन सारी ब्लड में चली जाती है, सारी नहीं बहुत सारी, मतलब कुछ ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में, और जो ब्लड में CO2 है वो चली जाएगी एल्वियोलाई में, ठीक है। चलो, ये स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गए। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए डायग्राम में, रिब काट के दिखाया आपको, है ना। अगर आपको लंग्स देखने हैं तो रिब्स ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं, उनको कट करना पड़ेगा अपने। वाइकिंग्स देखा किसी ने? कुछ नहीं देखते क्या तुम लोग? चलो कोई बात नहीं देखा, छोड़ो छोड़ो। वाइकिंग्स होते थे 7th 8th 9th सेंचुरी में, वॉरियर्स होते थे कुछ, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे होते थे। उनकी एक पनिशमेंट होती थी ब्लड ईगल, बहुत क्रूअल पनिशमेंट। उसमें क्या करते हैं वो, एग्जीक्यूशन के लिए, मारने के लिए किसी को, उसके रिब्स को कट करते हैं। भाई इसको नीचे ऐसे उल्टा लेटाया, पीछे से उसके रिब्स कट किए, रिब केज खोला, अंदर से लंग्स बाहर निकाल के ऊपर रख दिए, तो ऐसा लगता है कि ईगल उड़ता हुआ ईगल दिखता है। तो लंग्स बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड होते हैं आपके रिब केज से। अगर आपको लंग्स देखने हैं तो आपको रिब्स काटने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कट एंड ऐसा दिखता है। ये क्या है बीच में, ये बहुत बढ़िया, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स है। चलो बहुत अच्छे। ये आ गया आपका लंग। लंग और रिब केज के बीच में प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं लगभग सारे के सारे ही 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। एक लेयर होगी जो आपके ऑर्गन के साथ चिपकी होगी, एक लेयर होगी जो बाहर की वॉल के साथ चिपकी होगी, और बीच में उनके फ्लूइड होगा, ठीक है। चाहे लंग्स हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, चाहे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, है ना, होती है। हार्ट है पेरिकार्डियम, है ना, विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। 2 मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों के बीच में फ्लूइड होता है टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, ठीक है, रबिंग ना हो। लंग्स को एक्सपैंड होना है, कोलैप्स होना है, अगर दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन से रब करती रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना। इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं हम, आइटिस। तो प्लूरल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन इज प्लूराइटिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइटिस इज इन्फ्लेमेशन जिसकी भी हो, प्लूरल मेम्ब्रेन की है तो प्लू, क्या स्पेलिंग लिखी थी मैंने, ठीक है ना, नहीं, ठीक है, प्लूराइटिस, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे। अब चलते हैं हम आगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट रिब है आपकी, इसके ऊपर थोड़ा सा लंग का पार्ट दिखा हुआ है ऐसे ऐसे है, तो ये काट के ये मैंने एक लंग दिखाया है। इस लंग को अगर मैं जूम करूं, इतने से पोर्शन को जूम किया है कट करके, तो ये लंग है, ये विसरल प्लूरा है, ये पैराइटल प्लूरा। पैराइटल हमेशा होता है बाहर वाला, विसरल होता है अंदर वाला। विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल इज आउटर, विसरल इज इनर, उनके बीच में है फ्लूइड। उसके बाद आते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर इज बीच में, कोस्टल इज रिब्स। कोस्टल वर्ड रिब के लिए होता है, कोस्टल कार्टिलेज, रिब से एसोसिएटेड कार्टिलेज। इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के बीच के मसल्स, कोस्टल कोस्टल, ठीक है। वर्टिब्रो कोस्टल जंक्शन,
वर्टिब्रा और रिब के बीच का जो जॉइंट है, वर्टिब्रोकोस्टल जॉइंट, वर्टिब्रोकोस्टल जंक्शन, है ना, पढ़ा हुआ है ना। इंटरकोस्टल मसल्स भी एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनर मोस्ट, बट आपके लेवल पे नहीं है, बट आप एक्सटर्नल ध्यान रखना बस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? स्ट्रक्चर क्लियर है? पीछे वालों सब क्लियर है? क्वेश्चंस पूछूं फिर? बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। एक्स क्वेश्चन सब आगे पूछूंगा। डायफ्राम आपने देख ही लिया, ये रहा डायफ्राम। डायफ्राम में कौन से टाइप ऑफ मसल फाइबर होते हैं बाकी मत बताना। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, बोलो। स्मूथ मसल, नहीं मैं स्मूथ कार्डियक स्केलेटन से पूछ रहा हूँ। इधर कोई बता रहा है? इधर तो कोई आंसर ही नहीं कर रहा आज कुछ। आप जानबूझ के सांस नहीं ले सकते? नहीं ले सकते? ले सकते हो ना, सांस रोक सकते हो, जब चाहो तब ले सकते हो। मैंने रोक दी, मैंने ले ली, मेरी मर्जी से मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल नहीं है। स्मूथ मसल होता है, वो अलग चीज है। आप हमेशा जानबूझ के नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपका मेडुला ओवरटेक कर लेता है। मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो लगातार सिग्नल्स देता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के, ठीक है, बट होता स्केलेटल मसल है, क्योंकि आप उसको आप जान के कंट्रोल कर सकते हो। क्या हो गया भाई? नहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ? ठीक है। डायफ्राम में होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। थैंक यू। अब इतना गंदा रिएक्शन सबने दिया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मोस्टली तो स्केलेटल ही होते हैं, मैं कंफर्म करके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चेस्ट वॉल किस किस से बनती है? रिबकेज, स्टर्नम, स्टर्नम इज डैश शेप, डैगर शेप। फ्लैट बोन होती है, शेप क्या होती है? डैगर। डैगर क्या होता है? खंजर, है ना। आपने अगर स्टर्नम की शेप ऊपर ही देख लो, इस डायग्राम बड़ी अच्छी दी हुई है, ये देखो, है ना, ये है स्टर्नम, तो ये खंजर का ब्लेड है, वो हैंडल है, ये ब्लेड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डैगर शेप बोन। स्टर्नम इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। बोन्स भी आपकी 2-3 तरीके की होती हैं। एक होता है उसमें फ्लैट बोन, जैसे कि आपका स्टर्नम है, बाकी कुछ और बोन्स भी होती हैं, क्लेविकल है, स्कैपुला है, ये सारी फ्लैट बोन्स, ठीक है। क्या हो गया? क्लेविकल फ्लैट होती है, मतलब ह्यूमरस और उन सब में क्या होता है, बीच में कैविटी होती है, बोन में होता है, इनमें नहीं होता। चलो, अब होती है शुरू बायोलॉजी में फिजिक्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, दोनों में ही कोई प्रेशर वॉल्यूम वाला चैप्टर हुआ है अब तक? नहीं हुआ? 11th 12th में तो पढ़ा होगा। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? यही होता है ना, इनवर्सली का सिंबल थी, ठीक है। अरे पता है मुझे, जान के बोल रहा हूँ। प्रेश नहीं पता था वैसे। प्रेशर प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ किसी चीज की, प्रेशर कम होता रहेगा। आप वॉल्यूम कम करते रहो, प्रेशर बढ़ता रहेगा। बहुत लोग इसमें ना कंफ्यूज होते थे, मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था कि क्यों, मैं अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो एयर भी तो और आ रही होगी, वो प्रेशर बढ़ा रही होगी। ये फिक्स तब होता है कि आप एयर का अमाउंट फिक्स कर दो, ठीक है। आप एक रूम है, मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। एक बलून लो, बलून में हवा भरो, अच्छे से भर दो, ठीक है, उसको बंद कर दो, एयर बाहर नहीं निकल सकती कहीं भी, है ना। अब उसको आप कंप्रेस करना शुरू करो, दबाना शुरू करो। दबाओगे दबाओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वॉल सपोर्ट नहीं कर पाएगी और वो फट जाएगा। तो प्रेशर आप ज्यादा करोगे तो जो क्या कहते हैं, वॉल्यूम कम होती जाएगी, सॉरी, वॉल्यूम आप कम करोगे तो प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। इवन आप करते हो, जब आप में से नींद बड़ी आ रही है, अभी किसी ने तो यौन किया था यहाँ से, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। आप अगर देखते हो घरों में दूध के पैकेट वैकेट आते हैं ना, आपने कट लगाया, थोड़ा सा दूध धीरे धीरे आ रहा है, आपको तेज करना, क्या करते हो, दबा देते हो ना,
है ना, क्या आप दबा के क्या कर रहे हो, उसकी वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर एकदम बढ़ता है और एकदम से बहुत सारा पानी निकलता है, बहुत सारा दूध निकलता है। सिमिलरली आपकी बॉडी भी यही करती है। आप क्या करते हो, आप ब्रीद कैसे करते हो, आप एक ग्रेडियंट बनाते हो। हवा हमेशा ट्रेवल करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर। कोई भी चीज हो, चाहे एक इंसेक्ट हो, चाहे एक हरिकेन हो, और इसके बीच में कुछ भी हो, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी। हरिकेन्स में भी क्या होता है, आप कभी देखना कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है ओवर, जब मॉनसून प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बारिश इस स्टेट में होगी, कैसे करते हैं, हम प्रेशर देखते हैं कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो क्या होगा, आसपास की सारी हवा उसको भरने आएगी, जो एक स्टॉर्म आ सकता है उससे। ठीक है, इवन जो वो वाली कंट्रीज है ना, टोर्नेडोज बहुत आते हैं, वहां पे बैरोमीटर्स लगे होते हैं। अगर प्रेशर सडनली बहुत ड्रॉप करते हैं तो अलार्म बजने लग जाते हैं कि इतना प्रेशर ड्रॉप हो गया, एक तूफान आ सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो वहां भी क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है हवा। आपकी बॉडी में भी यही होता है। आपको अगर अब हवा अपने अंदर लानी है, क्या कर सकते हो आप प्रेशर अंदर का जो है बाहर से कम कर दो। बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अगर आपके अंदर के प्रेशर से, तो बाहर की हवा अंदर जाएगी। आपको हवा बाहर निकालनी है, एक्सपायर करना है, क्या करो आप, अंदर का प्रेशर ज्यादा कर दो बाहर से, तो हवा उल्टी हो जाएगी। सिंपल फिजिक्स है, हाई से लो जाएगी हमेशा। प्रेशर हाई करने के लिए वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, प्रेशर लो करने के लिए वॉल्यूम ज्यादा करनी पड़ेगी। ये करते हो आप अपनी वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हो, ज्यादा कम करते हो, उससे आपका प्रेशर ज्यादा कम होता है और उससे ही ब्रीदिंग करती है। अब वॉल्यूम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अपने मसल से करते हैं। ये देखो, दोबारा ऊपर लेके जाऊंगा, डरो मत। ये है हमारी चेस्ट वॉल, है ना, क्या क्या था चेस्ट वॉल में, रिब केज, स्टर्नम, इंटरकोस्टल मसल्स और ये सब। ये है हमारा डायफ्राम। आप क्या करो, इसको ऊपर रेज कर दो, छाती बाहर निकल रही है ना, चेस्ट बाहर आ रही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे ले जाओ, ये बाहर चला गया, ये नीचे आ गया। यहाँ क्या भाई, ज्यादा खा के आ गए सब लोग, बड़ी नींद आ रही है लोगों को, है। वॉल्यूम इधर देखो बढ़ रही है ना, वॉल्यूम इधर भी बढ़ रही है। आप लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा रहे हो किसी चीज की, वॉल्यूम बढ़ेगी ना। लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट ही होती है ना, क्यूब की वॉल्यूम। आप किसी की भी लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम आपने इतनी बढ़ा दी कि अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो गया। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, बाहर की हवा फटाफट अंदर आएगी प्रेशर को इक्वलाइज करने। हवा को पसंद नहीं है प्रेशर डिफरेंस, हवा क्या चाहती है, सारे प्रेशर इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही कम करोगे, एकदम से बहुत सारी हवा रश इन करेगी और प्रेशर को इक्वलाइज कर देगी। कब तक रश इन करेगी, जब तक इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, ये होगी इंस्पिरेशन। अब आपने एक्सपायर करना है, आपने जो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था, इतनी वॉल्यूम बढ़ाई थी, उसको रिलैक्स कर दो, वो वापस से ऊपर चला गया, तो इतनी वॉल्यूम कम हो गई। जो आपने यहां वॉल्यूम बढ़ाई हुई थी, उसको रिलैक्स कर दो, वो भी नीचे चला गया, इतनी वॉल्यूम भी कम हो गई, है ना। जो पहले ये सारी वॉल्यूम थी, अब सिर्फ इतनी बची है। वॉल्यूम इतनी कम हो गई आपकी, वॉल्यूम आपकी इतनी कम हो गई, प्रेशर बहुत बढ़ गया। जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा जाएगा, आपकी हवा हाई टू लो। देख रहा मुझे, हाथ ढक के भी ऑन करो, क्या चक्कर है, सबको क्यों नहीं आ रही है इतनी। भाई समझो, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, है समझने वाली चीज है। ठीक है, बाहर से अंदर जाएगी, अंदर से बाहर जाएगी, क्योंकि आपका अंदर का प्रेशर बढ़ गया है बाहर से। सिंपल फिजिक्स है, सिंपल प्रेशर का खेल है। प्रेशर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो आप, वॉल्यूम से, आप वॉल्यूम से ही करते हो। समझ में आया, दोबारा रिपीट करूं, कोई है जिसको नहीं आया तो आप देख लो दोबारा एक बार, कैसे कैसे होता है बेसिकली। बायोलॉजी में एक्टिव का क्या मतलब होता है, बहुत बढ़िया। एक्टिव मतलब जहां एनर्जी यूज हो रही है, सिंपल है। इंस्पिरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस है, आपको इंस्पायर करने के लिए एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर बाद कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए होता है ना, थोड़ा बहुत पता भी होगा, बट मैं अच्छे से बताऊंगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए, तो आपके मसल्स कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम। इनमें से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बढ़ाते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, डायफ्राम बढ़ाता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, रट लो, मुझे भी ऐसा समझ में नहीं आया।
तो आपको तो पता नहीं, जैसे भी होगा। बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि डोर्सल वेंट्रल भी यही है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी यही है। डायफ्राम तो ऊपर नीचे में बढ़ा रहा है ना। डायफ्राम ऐसे है, नीचे जा रहा है, ऐसे है, नीचे जा रहा है, तो वॉल्यूम वो ऊपर नीचे तो बढ़ा रहा है ना। हम एक्चुअली नहीं बोलते बायोलॉजी में, एंटीरियर आगे बोलते हैं, पोस्टीरियर पीछे बोलते हैं, जो आप पढ़ोगे एनाटॉमी में, ठीक है। छोड़ो, सुपीरियर इंफीरियर बोलते हैं ऊपर नीचे को ना, टेक्निकल बायोलॉजी में, एनाटॉमी में तो सुपीरियर इंफीरियर बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल ही बोलते हैं। बट एनसीईआरटी में आपका एंटीरियर बोल दिया हेड, पोस्टीरियर बोल दिया लेग, तो याद रख लो यही, ठीक है। टेक्निकली गलत है लेकिन, बट याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। एपी एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे कौन बढ़ाता है? डायफ्राम। डोर्सल वेंट्रल पे कौन बढ़ाता है? इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, वॉल्यूम जैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, एयर रशेज इन टू इक्वलाइज द प्रेशर। आपकी बॉडी को यही तो चाहिए था, है ना। आपकी बॉडी को यही चाहिए था ना। आप बाहर से हवा पुश नहीं कर सकते अंदर, कुछ एनिमल्स करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करेंगे, हवा मुंह में ले लेंगे, फिर बहुत बढ़िया, फिर वो फ्रॉग क्या करता है, मुंह में हवा लेके फिर वो पुश करता है और लंग्स में जाता है। आप पुश नहीं करते, आप पुल कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी ये बढ़ाते हो, इससे वॉल्यूम कम होती है, वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर कम होता है, और ठीक है। आप करके देख सकते हो ना सारी ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म है ना, अपने साथ करके देख लो, एग्जाम में भी करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, अपना एक काम करो, ग्लोटिस बंद कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस है नहीं? चलो आप एक काम करो, मेरे साथ करके देखो। अरे हाथ से नहीं बंद करना, इंस्पायर करो सारे, ठीक है। अब बंद करके जोर लगाओ, जब तक बंद नहीं कर रहा ना, एकदम छोड़ोगे, एकदम अब आप पुश हो रही है ना, आप वॉल्यूम बढ़ाए जा रहे हो, बट ग्लोटिस बंद किया हुआ आपने, तब तक आपका पुश नहीं हो सकता। खांसी उठ गई भाई इसको, ठीक है। तब तक आपका, जब तक आप ग्लोटिस खोलोगे नहीं, अब हवा बाहर नहीं जाएगी। बट आप अगर वो कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, प्रेशर बंद कर रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे आप ग्लोटिस खोलो ना, एकदम फोर्सफुली हवा आ जाएगी। घर जाके करना, अब यहाँ शर्म आ रही होगी सबको करने में, घर जाके करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही आप करते हो नॉर्मली एक्सपिरेशन में। एक्सपिरेशन इज पैसिव, मेनली पैसिव। भैया आपकी बॉडी कितनी स्मार्ट है, देखो आपको हर मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद इन करना है, जब तक जिंदा रहोगे तब तक करना है। अगर आपके इंस्पिरेशन भी एक्टिव होती, एक्सपिरेशन भी एक्टिव होती, आपकी डबल एनर्जी लगती ना। तो आपकी बॉडी ने क्या कहा कि भाई एक चीज पैसिव कर दो। तो उन्होंने क्या कहा, जो मेरी चेस्ट वॉल है और जो मेरा डायफ्राम है, चेस्ट वॉल बेसिकली डायफ्राम जो चेस्ट वॉल की पार्ट है, उसको इलास्टिक बना दो। रबर बैंड होता है आपका, रबर बैंड अगर आप खींच के बड़ा करोगे, एनर्जी लगेगी आपकी, बट जैसे आप कुछ छोड़ोगे, वो एकदम छोटा हो जाएगा ना अपने आप, उसमें तो कोई एनर्जी नहीं लगी, आपने जोर लगा के छोटा तो नहीं किया, अपने आप छोटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब होता है? जो अपनी शेप को नेचुरली रिगेन कर ले। आपकी चेस्ट वॉल भी इलास्टिक है, आपने जोर लगा के उसको एक्सपेंड तो कर दिया, जैसे ही आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करेंगे, वो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में चली जाएगी। रिकोयल बोलते हैं इसको, इलास्टिक रिकोयल, वो होता है पैसिव। तो आपकी एक्सपिरेशन में एनर्जी नहीं लगी, तो आपकी आधी एनर्जी जो आप जिंदगी भर लगाने वाले थे वो बच गई, ठीक है। क्यों होता है? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड स्टर्नम। उससे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी। स्टर्नम भी आपने जब ये किया, देखो ये स्टर्नम है ना, आगे आगे रिलैक्स में पीछे जाएगा, है ना। जब क्या, बिल्कुल, तो इंटरकोस्टल मसल जो रिलैक्स कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टर्नम बाहर आया, जैसे उन्होंने रिलैक्स किया, चेस्ट वॉल की रिकॉइल की जैसे स्टर्नम पीछे चला गया, ठीक है। मेनली पैसिव का क्या मतलब है? आप अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। अभी चलो ये मेरे साथ करके करो, सारे करो। नॉर्मली एक आपके ना अगली ही है क्या, वॉल्यूम्स अगली है? एक सेकेंड, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आज सारी वॉल्यूम्स भी आपको मैं साथ साथ ही प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चलो नॉर्मली ब्रीद इन करो, नॉर्मल सांस ले रहे हो आप लोग, है ना, जो तब से ले रहे हो। एक गहरी सांस लो, रिलीज, इतनी होगी नॉर्मल। अब जोर लगा के रिलीज करो, है ना। चल रहा है पता, आपकी बॉडी के पास कैपेसिटी है
नॉर्मली जितना आप ब्रीद इन कर रहे हो उससे ज्यादा भी आप ब्रीद कर सकते हो, जितना आप नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो उससे ज्यादा एक्सपायर कर सकते हो, बट लास्ट एक्सप्रेशन में जोर लगे होंगे सबके, है ना? क्यों? क्योंकि एनर्जी यूज हुई है वहां पे। आपको अपनी चेस्ट वॉल जितनी रिकॉइल से आ रही है उससे भी अगर छोटी करनी है तो आपको कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है? वो मसल्स अलग होते हैं इनसे, ठीक है? मैं जान के नहीं बता रहा नाम, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मत 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 पढ़ो, मत सुनो, बस अलग होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यूज होते हैं इंस्पिरेशन में, इसके अलावा दूसरा होता है एक्सपिरेशन में, ठीक है? बस ऐसे याद रखो। तो आपकी बॉडी के पास कैपेसिटी है कि आपकी बॉडी ज्यादा, जरूरत जितनी ज्यादा उसकी जरूरत होती जाएगी उसके हिसाब से वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बढ़ा सकती है, ठीक है? तो strength of inspiration and expiration it can be increased by using additional muscles, चेस्ट में भी, एब्डोमेन में भी, ठीक है? जो आपके एब्डोमेन के मसल्स हैं, चेस्ट वॉल के मसल्स हैं, कुछ मसल्स ऐसे हैं जो नॉर्मली कुछ नहीं करते, बट जब आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तब वो काम करते हैं, ठीक है? कब करना होता है ऐसा? कब चाहिए आपकी बॉडी को ज्यादा ज्यादा, मैंने बोल ही दिया, एक्सरसाइज, ठीक है? ज्यादा यार कब चाहिए आपकी बॉडी को? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, है ना, एकदम से आपके तो रेट बढ़ जाता है, बहुत तेज तेज सांस लेते हो, एकदम बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हो, है ना? तो उसके लिए आपकी बॉडी के पास एडिशनल मैकेनिज्म्स है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है? एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा दिया हुआ, नॉर्मली इतना नहीं होता, बट है तो है, 12 to 16 पर मिनट होता है अडल्ट में। बच्चों में ज्यादा होता है, कम होता है? बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। एज के हिसाब से कम होता रहता है, पहले 60 होता है, 40 होता है, 30 होता है, 20 होता है, फिर धीरे धीरे 12-16 होता है, ठीक है? अब आती है बात बहुत इंटरेस्टिंग, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी, पहला एक्सपेरिमेंट होता है स्पाइरोमेट्री, ठीक है? फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे, फिजियोलॉजी में आप में से एक को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके मुंह में एक ट्यूब डालेंगे, ठीक है, और उसको एक मशीन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? मैं बना ही देता हूँ, थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे एक ही आता है और वही क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं। अरे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, बैठा हुआ है जो भी है, इसके मुंह से ट्यूब अटैच है, ठीक है? एक मशीन होती है, उसमें ट्यूब जाती है, उस ट्यूब के साथ अल्टीमेटली एक पेन अटैच होता है, ठीक है? यहाँ पे एक रोलर है जो लगातार घूम रहा है, इतना बड़ा नहीं होता, बंदे से बड़ा नहीं है, बस समझ लो है, ये लगातार घूम रहा है। जब ये जब ये हवा अंदर लेगा, इंस्पायर करेगा, वो इस ट्यूब के थ्रू ही आएगी, सिर्फ बाहर से कहीं नहीं होगी, लीक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या होता है, उस प्रेशर वजह से पेन ऊपर जाता है। जब ये एक्सपायर करता है तब इस ट्यूब में जाता है, उसकी वजह से ऐसे कनेक्टेड है कि पेन नीचे जाता है, ठीक है? अब क्या है, ये रोलर लगातार घूम रहा है, तो अगर आपका पेन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसके घूमने की वजह से क्या होता है कि ऐसे 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 आपके नॉर्मल वेवफॉर्म्स आते हैं, ठीक है? क्योंकि जब उसने सांस लेनी शुरू की तो पेन ऊपर चलना शुरू हुआ, और ये जो पेज है, जो रोलर है, वो घूमता जा रहा है। ये अगर मैं ऐसे बनाना शुरू करूँ, पेन मेरा यहाँ पे है, ये ऊपर जा रहा है, सिर्फ पेन सिर्फ ऊपर जाएगा, लेकिन मैं पेज ऐसे करता रहूंगा तो ऐसे चलता रहेगा ना, है ना? जब मेरा अब पेन यहाँ पहुंच गया, अब इसको उसने तो हाँ पहुंचे थे हम, स्पायरोमेट्री का पेन बता रहा था मैं आपको, है ना? मैं कह रहा था कि अगर ये ऊपर जा रहा है, ये पेन ऐसे जाएगा, पेज अगर चलेगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसे ही। अब अगर इसको नीचे आना है और पेज, पेन यहाँ पे है, पेज को से नीचे जाना है, तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना? तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है और ऐसे ऐसे वेव फॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं। ये है बेस लाइन, ठीक है? नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसके बनने का मतलब पेज पे जो ये ड्रम है ना, इसके ऊपर एक पेज चिपका हुआ है, उसके ऊपर ये पेन लगाया हुआ है, पेन लगा हुआ है। तो जैसे ही बंदा इंस्पायर करता है, पेन ऊपर जाता है, पेन पे इंक है ना, तो पेज पे छापना शुरू कर देती है, समझे? वीडियो देख लेना कि यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जब बंदा इंस्पायर कर रहा है, हमने इस तरीके से मशीन सेट की हुई है कि ये पेन ऊपर जाएगा, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद पेन रुक गया, फिर बंदा एक्सपायर करना स्टार्ट करता है, ठीक है? ये नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहती है। मुझे बोलते हैं कि एक्लेमेटाइज होने के लिए तो पहले ना 10-12 सांसें नॉर्मल ले, ऐसा सा वेवफॉर्म आता है, आता है, आता है। फिर हम उसे एकदम बोलते हैं जितना जोर से हो सके उतना लंबी सांस ले, ठीक है? एकदम से पेन यहाँ पहुंच जाता है। फिर हम उसे बोलते हैं जितना बाहर निकाल सकते सांस उतनी बाहर निकाल दे, कितना ज्यादा जाता है। फिर हम बोलते हैं नॉर्मल ले, नॉर्मल ले, नॉर्मल ले, फिर एक और बार ये चीज कर, ठीक है?
इससे कि वेवफॉर्म्स आ जाती हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, दी हुई नहीं दी हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे आप मेरे से दी होंगी, नहीं दी हुई, छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक, नहीं दी हुई, कोई बात नहीं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना पीछे वालों? हम क्या करते हैं, हम मेजर कर सकते हैं मशीन के सेटिंग से कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना ml है। अराउंड अगर 100 ml है तो मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूँ ना, इसकी हाइट मेजर कर सकता हूँ। अगर ये हाइट 1000 ml है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 100 1000 ml के कोरस्पॉन्डिंग होगी ये हाइट, है ना। ये बेस लाइन है, मतलब 500 ml वो ब्रीद इन कर रहा है, 500 ml वो ब्रीद आउट कर रहा है। ये होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? रेस्टिंग टाइम पे आप कितनी सांस अंदर ले रहे हो, कितनी एयर अंदर ले रहे हो, कितनी अंदर बाहर निकाल रहे हो। एक ही बात है, जितनी अंदर लोगे उतनी तो बाहर निकलेगी, है ना। 500 ml के राउंड होती है, 500 ml एयर आप हर सांस के साथ अंदर ले रहे हो, 500 ml हर सांस के साथ बाहर निकाल रहे हो। दैट इज योर टीवी और टाइडल वॉल्यूम। अब आपकी बॉडी के पास कुछ रिजर्व वॉल्यूम्स हैं। रिजर्व वॉल्यूम क्या, आपकी बॉडी ने रिजर्व करके रखी हो, जब जरूरत होगी सिर्फ तब यूज करेंगे, अभी नहीं करनी। इंस्पिरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। एक्सपिरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, है ना। तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद मैंने बंदे को बोला बेस लाइन पे यहां है कि तू ब्रीद इन करना स्टार्ट कर। सबसे पहले क्या भरेगा, सबसे पहले तो अपनी टाइडल वॉल्यूम ही लेगा। उसके बाद मैंने कहा जोर लगा के जितना कर सकता है, ये है उसकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां मैं उसको बोलूंगा होल्ड, होल्ड, फिर मैं बोलूंगा अब एक्सपायर करना स्टार्ट कर। सबसे पहले वो क्या रिलीज करेगा, फिर क्या रिलीज करेगा, फिर मैं कहूंगा जोर लगा के एक्सपायर कर। ये होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं मेरा डायग्राम दिखाता हूं जो मैंने कहां से उठाया हुआ है, कहीं से चुराया हुआ है। ये इतना ब्लर क्यों आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। तो हमने यहाँ पे बेसलाइन क्या किया है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, बेसलाइन क्या, आप नॉर्मली ब्रेथ छोड़ दो, जितना आप कर रहे हो एक नॉर्मल ब्रेथ छोड़ो बस, और फिर एक नॉर्मल सांस लो, है ना। तो आपने यहाँ छोड़ दी है, अब आप जो सांस लोगे वो कितनी होगी, एक टाइडल वॉल्यूम होगी ना। तो चाहे आप इसको काउंट कर लो ये वाली, या आप वापस आते हुए काउंट कर लो, बराबर एक ही बात है। कितनी होती है, 500 ml। इसके बाद शुरू होती है रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, 2500 ml, 5 times मोर देन योर टाइडल वॉल्यूम। तो आपको रेस्ट पे जितनी आप जितनी ले सकते हो उससे 5 गुना ज्यादा आप ले सकते हो जब आपको जरूरत है, जैसे कि एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है। फिर आप इसको बोलते हो कि नॉर्मली जो सांस एक्स्ट्रा लिया पहले वो छोड़, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सफुली रिलीज कर। ये होती है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी होती है, 1000 to 1100 ml, ठीक है, 1.1 to 1.2 लीटर्स। ये होती है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके 1 to 1.2 लीटर, ठीक है। इसके बाद भी आप जितने मर्जी जोर से एक्सपायर कर दो, जितना मर्जी जोर से कर दो, आपके लंग्स में कोई ना कोई एयर हमेशा रहेगी। नाम ही है, जो बच जाता है क्या बोलते हैं उसको, रेजिड्यू, है ना। तो जो एयर बच गई, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो एयर लंग्स में हमेशा रहेगी। जितना मर्जी जोर से एक्सपायर कर दो आप, आपके लंग्स में थोड़ी सी एयर हमेशा बच जाएगी, आप उसको कभी बाहर नहीं निकाल सकते। वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। कैन रेजिडुअल वॉल्यूम बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री, यस और नो? यस, यस वाले, नो वाले, आंसर इज नो। स्पायरोमेट्री में आपने अटैच ही बंदे के साथ किया है ना। पेन की मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है, जो वो एक्सपायर इंस्पायर कर रहा है। क्या कोई इंसान अपनी रेस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर वो एक्सपायर ही नहीं कर पाएगा तो पेन ही नहीं चलेगा, है ना। क्लियर है? टोटल कैसे पता चलेगा आपको?
स्पायरोमेट्री से आप टोटल भी नहीं बता सकते है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम जब तक आपको पता ही नहीं चलेगी, कुछ और टेस्ट होते हैं, स्पायरोमेट्री से नहीं चलेगी पता आपको, ठीक है। स्पायरोमेट्री से आपको रेजिडुअल वॉल्यूम पता नहीं चल सकती, सिर्फ एक ही वॉल्यूम है जो स्पायरोमेट्री से पता नहीं चलती है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी होती है इसका, मेरी क्लास वाले मत देना आंसर, बाकी बच्चे, इसका एक बहुत अच्छा रोल होता है, डायग्नोस्टिक रोल होता है बहुत सीरियस इशू में। सोच सकते हो कुछ? चेस्ट पंक्चर में नहीं। चलो मैं और एलेबोरेट करता हूँ। आप एक पीएचसी में, पीएचसी क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो विलेज के सरकारी अस्पताल होते हैं, ठीक है। आपके पास एक प्रेग्नेंट फीमेल आई और उसने डिलीवरी की, बच्चा स्टिल बॉर्न था। स्टिल बॉर्न मतलब डेड, बच्चा सांस नहीं ले रहा था। उसके फादर और उसके जो बच्चे का फादर है और उसके जो घर वाले हैं या माँ बोलती कि नहीं, बच्चे को मैंने रोते हुए सुना था, मतलब बच्चा जिंदा था, डॉक्टर ने मारा है। बहुत कॉमन है, डॉक्टर पे तो आजकल सारे इल्जाम लगा देते हैं, कुछ भी हो इससे मारा है। आपके पास एक सिंपल सा टेस्ट, सिंपल नहीं है, बहुत गंदा टेस्ट है, बट कोई बात नहीं, कि आप बता सकते हो। मतलब एक फिर कमेटी बैठती है, डॉक्टर कह रहे कि नहीं बच्चे ने सांस ली ही नहीं, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। माँ बोले बच्चा रोया था, बच्चे ने सांस ली थी, भाई बच्चा डॉक्टर ने मारा है, या अपने आप थोड़े टाइम में मरा है, डॉक्टर की लापरवाही से मरा है। कैसे कंफर्म करोगे कि कौन सच बोल रहा है? क्या करोगे डॉप्सी करके? बहुत अच्छे। लंग्स पूरे बाहर नहीं निकालेंगे, वो बहुत ट्रोमेटिक होता है। लंग्स से एक छोटा सा पीस आप लो, पानी में डाल दो, अगर लंग सीधा नीचे चला गया मतलब उसमें कभी एयर गई ही नहीं है, उसमें कोई एयर नहीं है। लंग अगर सीधा नीचे चला गया, डूब गया, क्योंकि बच्चा पेट में तो सांस नहीं रहता ना, बाहर आया उसने सांस ही कभी नहीं ली, एयर कहां से जाएगी, तो डूब जाएगा। अगर बच्चे ने एक भी ब्रेथ ली है, एक भी ब्रेथ ली है, रेजिडुअल वॉल्यूम चली जाएगी। बच्चा जैसी पहली सांस लेगा ना, उसके लंग्स में इतनी नहीं है, तो अडल्ट की है, थोड़ी बहुत सांस, थोड़ी बहुत एयर अब जिंदगी भर तक उसके लंग्स में हमेशा रहेगी। तो अगर बच्चे ने एक भी सांस ली है, लंग फ्लोट करेगा। एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है ये, पता लगाने के लिए कि बच्चा स्टिल बॉर्न था या बाद में डेथ हुई, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक, ये थी वॉल्यूम्स। इसके अलावा होती है कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स आप मेजर करते हो, कैपेसिटीज आप डिराइव करते हो या कैलकुलेट करते हो, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली मेजर की है, कैपेसिटीज आपने डिराइव की है। क्या क्या कैपेसिटीज होती हैं? बढ़िया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? क्या? डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में? नहीं दी हुई, दे रखी है ना, डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम आप एयर इंस्पायर कर सकते हो? सबसे पहले क्या भरेगा? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद क्या भरेगा? तो ये जो कैपेसिटी है, दिस इज योर, क्या क्या होगी ये? टाइडल वॉल्यूम प्लस कितनी हो जाएगी? अराउंड 3 लीटर्स, 3000 ml, 3 लीटर्स। याद रखना, लिख लो बराबर में, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ बट क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो आपको याद होगा, तो आपके कुछ 1-1.5 मिनट बच जाएगा कैलकुलेशन का। बहुत कम जगह है बायोलॉजी में कैलकुलेशन चाहिए होती है, आप उसको भी एलिमिनेट कर दो अगर आप याद रखोगे तो, ठीक है। तो आईसी कितनी है? 3 लीटर्स है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, बिल्कुल उल्टा। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी आप एक्सपायर मैक्सिमम कर सकते हो। नॉर्मल के बाद कहां से शुरू हो गया? टाइडल वॉल्यूम निकलेगी पहले, फिर तो ये क्या हो गई आपकी, क्या क्या है ये? टीवी प्लस ईआरबी। कितनी होगी? कितनी होगी? 1500 टू 1600 ml, ठीक है। अगली है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन आपके लंग्स में कितनी रेजिडुअल कैपेसिटी है? फंक्शनल, जब आप नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो उस टाइम पे कितनी एयर आपके लंग्स में रहेगी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन? क्या क्या रहेगा? यहीं पे आपकी नॉर्मल तो यहीं खत्म हो जा रही है ना, तो ये भी बचेगी और ये भी बचेगी। तो ईआरवी प्लस, क्लियर है पीछे वालों? कितनी है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली है वाइटल कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
वाइटल कैपेसिटी, आपके लंग्स की टोटल वो वॉल्यूम जो आप इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम जो आप कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हो, आप फोर्सफुली एक्सपायर कर दो, सारी एयर जितनी निकाल सकते हो निकाल लो, उसके बाद आप इंस्पायर करना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले क्या भरेगा, आपने यहां तक अपने लंग्स को खाली कर लिया, इसके नीचे तो नहीं कर सकते आप, है ना, यहीं तक खाली कर सकते हो, अब भरना स्टार्ट करो। क्या भरेगा, फिर क्या भरेगा, फिर क्या भरेगा, तो ये जो सारी वॉल्यूम है यहां तक, दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी कितनी होती है, देख लो, कर लो ऐड, कर लो ऐड कर लो, ठीक है। इसी में आप रेजिडुअल वॉल्यूम भी ऐड कर दो, वो होती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हो गए, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, अभी पूछ लेता हूं। Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? बोलो बोलो जल्दी बोलो सारे, क्या पूछा है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछी है ना। ऑप्शन ए कितने लोग बोलते हैं, ऑप्शन बी कितने बोलते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर इज 1500। इसका कहाँ यूज हुआ, कहीं भी नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग होंगे कि भाई अगर दिया है क्वेश्चन में कहीं तो यूज होगा, तो 1500 प्लस 1200 2700, बहुत लोग करके आए थे पिछले साल, ठीक है। कब आया था, नीट 2019 में आया था, बहुत सिंपल है, स्टिल लोगों ने गलत किया था, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम बता दी थी, उसको कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक सेकंड का क्वेश्चन है, 1000 प्लस 1500, 1000 प्लस 500, 1500, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ कराऊंगा। क्लियर है, कोई डाउट। पायरोमीटर क्या है, यूज टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एंड हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। आपके पास कोई पेशेंट आता है, सर मुझे बहुत सांस चढ़ रही है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लंग्स की दिक्कत हो सकती है, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, ब्लड की दिक्कत हो सकती है, एनीमिया में भी चढ़ती है सांस, तो आपको अगर क्लियर करने की लंग की दिक्कत नहीं है तो आप उसको स्पायरोमीटर से कनेक्ट करो। नॉर्मली अगर मेरी 4 साढ़े 4 लीटर है, उसकी बेचारे की 1-2 लीटर होगी टोटल कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी, है ना, तो कुछ चल जाएगा, पता कि दिक्कत लंग्स में है। बट अगर लंग्स की ब्रीदिंग जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो नॉर्मल है, नियर अबाउट नॉर्मल है, मतलब कि दिक्कत लंग्स की नहीं, कुछ और दिक्कत होगी, ठीक है, तो क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प करती है स्पायरोमीटर। चलो करें कंटिन्यू, थके तो नहीं, ठीक है ना। अगला और इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक है गैसेस आ गई, अब एक्सचेंज कैसे होंगी। एक्सचेंज कहाँ कहाँ होंगी, दो जगह होंगी, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, फिर आपके ब्लड और टिश्यू के बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। एक्सचेंज हमेशा होता है यहां भी ग्रेडियंट की वजह से। ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस, ज्यादा और कम है, इक्वल नहीं है कोई चीज, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो मूवमेंट यहाँ भी हाई टू लो होगी, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो कॉन्सेंट्रेशन या लो प्रेशर पे गैस जाएगी, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी हाई ऑक्सीजन से लो ऑक्सीजन, CO2 की मूवमेंट होगी हाई CO2 से लो CO2। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है ना, हाई टू लो ही होती है हमेशा, चाहे एयर हो चाहे CO2 चाहे O2, किसी की मूवमेंट हमेशा हाई टू लो होगी। डिफ्यूजन एक और चीज पर डिपेंड करता है, एक तो कितना प्रेशर ग्रेडियंट है, कि अगर ग्रेडियंट है इधर 100 है इधर 90 है, या इधर 100 है इधर 20 है, ग्रेडियंट कहाँ ज्यादा बड़ा है, नीचे ना, क्या कितना डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है, ऊपर सिर्फ 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत तेज होगी, क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत बड़ा है, एकदम से रश इन करेगी, यहाँ डिफ्यूजन थोड़ी कम होगी, जितना गैप ज्यादा होगा उतना फास्ट होगी, ठीक है। एक और चीज पे डिपेंड करता है, सोल्यूबिलिटी कितनी ज्यादा है गैस की, यहाँ पे केमिस्ट्री आती है। गैस वाटर में सोल्यूबल होती है कोई कोई, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है, CO2 की सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा है, O2 की काफी कम है ना। बेसिकली होता क्या है,
अगर आपका ये मानो ब्लड है, ठीक है, ब्लड वाटर ही होता है ना, वाटर मान लो, यहाँ पे आपकी O2 भी है, यहाँ पे CO2 भी है। O2 अपने प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इधर जा रही है, CO2 भी इधर जा रही है। धीरे धीरे क्या होगा, O2 का प्रेशर भी इसमें बढ़ेगा, अगर O2 ज्यादा जा रही है तो, है ना, CO2 का प्रेशर भी बढ़ेगा। बट CO2 क्या होता है, CO2 ना फटाफट डिसॉल्व हो जाती है, CO2 जाके वाटर में घुल जाती है, तो वो उतना जल्दी प्रेशर नहीं बढ़ा पाती उतना। बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं, ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, समोसे खा रहे हैं बैठ के, एक तो बहुत जल्दी जल्दी खा सकता है, एक थोड़ा धीरे धीरे खाता है। समोसे 100 पड़े हैं दोनों में, दोनों के पेट में 10-10 ही हैं, ग्रेडियंट इक्वल मान लो अभी, ठीक है। एक बच्चा है जो समोसे फटाफट 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 डकाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, एक है जो बहुत धीरे धीरे खा रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली कि जो आपका पहले वाला खाने वाला बंदा है ना, उसके मुंह में समोसा डाले टिक ही नहीं रहा है, जो भी वो समोसा खा रहा है वो फटाफट से अंदर चले जा रहा है, तो वो अगला समोसा और जल्दी खा सकता है, अगला और जल्दी खा सकता है, अगला और जल्दी खा सकता है। जो धीरे खा रहा है उसके मुंह में समोसा ही पड़ा हुआ है, वो अंदर जाएंगे और धीरे धीरे खा रहा है, तो उसके और बाहर के समोसों में बहुत टाइम लग जाएगा, वो कहेगा कि जब तक कि अंदर नहीं जाएगा मैं अगला नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पे समोसे खाना इज इक्वल टू डिसोल्यूशन, डिसोल्विंग ऑफ गैस। CO2 क्या होती है, जो भी मुंह में आई है ना वो फटाफट से अंदर चली जाती है, फटाफट से डिसोल्व हो जाती है, तो खाली जगह होगी और CO2 आ गई, वो भी अंदर चली गई, और CO2 आ गई, वो भी अंदर चली गई। ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर पाती, ऑक्सीजन इतनी जल्दी डिसोल्व नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे आ गई तो फिर बाकी ऑक्सीजन रुक जाती है कि यार इसको पहले डिसोल्व आराम से होने दो फिर मैं आऊंगी। क्लियर हुआ, पक्का। CO2 की डिसोल्यूशन ज्यादा होती है O2 से, इस वजह से CO2 कम ग्रेडियंट पे भी डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। अगर आप ग्रेडियंट में आपको दिखाऊंगा, ग्रेडियंट अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर दोबारा चलेंगे, डरो मत, ये देखो O2 का ग्रेडियंट कितना ज्यादा है, 159 से 104, 104 से सीधा 40, है ना, ऑक्सीजनेट होती 95 हो गया, यहाँ 95 से 40, ग्रेडियंट कितना बड़ा है। CO2 का ग्रेडियंट देखो, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, 5 का ग्रेडियंट है सिर्फ, लेकिन क्योंकि इसकी डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है, तो ये सेम ग्रेडियंट पे भी उतना ही डिफ्यूज कर जाती है जितना ऑक्सीजन इतने हाई ग्रेडियंट पे करती है। लगभग डिफ्यूजन बराबर चलनी चाहिए ना, CO2 जितनी बाहर जा रही है उतनी ही O2 अंदर आनी चाहिए, एक ब्रेथ में तो आप दोनों काम कर रहे हो ना, तो लगभग लगभग डिफ्यूजन के रेट्स बराबर होने चाहिए। तो भले इसका ग्रेडियंट कम है लेकिन इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, तो इसका और इसका डिफ्यूजन रेट नियरली सेम हो जाता है। क्लियर है, पक्का। चलो, तो किस किस पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और सोल्यूबिलिटी पे, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द टू गैसेस, ठीक है, टू फ्लूइड्स। क्या होता है नॉर्मली, ये एल्वेओलाई है, ये कैपिलरी है, बातें ना करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इस कैपिलरी में RBC बनाया है मैंने, ठीक है, इसको यहां तक जाना है, तो क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन, बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कैपिलरी की मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके उसे जाना पड़ेगा। अगर ये मेम्ब्रेन बहुत थिक हो जाए, फाइब्रोसिस हो गई या लंग्स में पानी भर गया, जो कोविड में हुआ था, कोविड में लोगों की सैचुरेशन क्यों गिर रही थी, किसी की 90, किसी की 80, 70, 60, 50 तक पहुंच रही थी, क्यों, क्योंकि लंग्स में इतना पानी भर रहा था, ठीक है, न्यूमोनिया हो रहा था ना, कोविड न्यूमोनिया, तो उससे इतना ज्यादा पानी भर जा रहा था। तो अब जहां पे पहले सिर्फ इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना था, अब जो यहाँ पे O2 आएगी उसको पहले इतनी थिकनेस को तो क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके वो ब्लड में पहुंच पाएगी। इतनी थिकनेस बढ़ गई है, इसकी वजह से क्या होगा, थिकनेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी डिफ्यूजन, तो जितनी थिकनेस बढ़ जाएगी डिफ्यूजन उतनी कम हो जाएगी। अब डिफ्यूजन इतनी तेज नहीं हो पाएगी, ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करेगा। क्या कर रहे थे हम उस केस में, क्या कर रहे थे हम, ऑक्सीजन दे रहे थे। आप नॉर्मली कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो, 21%, एयर में कितनी होती है 21%, हम ऐसे पेशेंट्स को अप टू 100% ऑक्सीजन दे रहे थे। क्यों,
हम ग्रेडियंट बढ़ा रहे थे। अभी जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर में O2 159 mmHg पे है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर में, आप इसको बढ़ा दो, 100% ऑक्सीजन दे दो कि ग्रेडियंट जो है एल्वियोलाई और इसके बीच में, जो ब्लड और इसके बीच में ग्रेडियंट है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो भले ही आपकी थिकनेस बढ़ रही थी, थिकनेस बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन कम हो रहा था, आपने ग्रेडियंट इतना बढ़ा दिया, ग्रेडियंट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि डिफ्यूजन दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्या ड्राई एयर भी देते हैं? नहीं, ड्राई क्यों देंगे? नहीं नहीं, लंग्स का पानी ऐसे नहीं सुखाना होता, उसका अलग तरीका है। नहीं कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। प्योर पानी नहीं भर रहा और ऐसे इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है, अलग चीज है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। आपकी थिकनेस बढ़ गई है, एक फैक्टर से आपकी डिफ्यूजन स्लो हो रही है, जिससे ऑक्सीजन लेवल ब्लड का ड्रॉप कर रहा है। आप क्या कर सकते हो? एक तो थिकनेस कम कर सकते हो, उसके लिए हमने स्टेरॉइड्स दिए थे, है ना, जिससे पानी कम भरना शुरू हो जाए। दूसरा, आप ग्रेडियंट बढ़ा दो भाई, जिससे डिफ्यूजन दोबारा थोड़ी तो बढ़ जाए, बेचारे का सेचुरेशन अगर 100 नहीं आ पा रहा, 70-80 तो पहुंच जाए, जिंदा तो रह ले वो। इसीलिए हम 100% ऑक्सीजन दे रहे थे। फिर हम धीरे धीरे ट्यून इन करते हैं कि अभी 90% पे काम चल रहा है, फिर 80 पे चल रहा है, फिर 70 पे, 60 पे, 50 पे, 40 पे। जब वो 21 पे आ जाएगा, फिर उसको हम वेंटिलेटर से हटा देते हैं, वो नॉर्मल एयर में आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिक फंडा। चलो यार, ये ग्रेडियंट याद होना चाहिए, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है, सब रटा होना चाहिए। याद रखना, टिश्यू का सेम होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, ऑब्वियसली, है ना। जो ब्लड में ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लेके आया, उसने टिश्यू को ऑक्सीजन दी, टिश्यू ने उसको CO2 दी, लगभग ये बराबर हो जाता है जब ब्लड डीऑक्सीनेट कर जाता है। एक वैल्यू तो याद करनी कम हो गई है ना, जो टिश्यू की है वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड की है। फिर ये ब्लड जाता है एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई इसको ऑक्सीजन देके ऑक्सीजनेट कर देता है। तो ये लगभग लगभग इक्वल है, समझ पा रहे हो? ठीक है। और एटमॉस्फेरिक एयर में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा O2 होती है, सबसे कम CO2। क्लियर है? ये देख लो अब, ये है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये आपकी एल्वियोलर कैविटी है, इसके सराउंडिंग जो कौन सा एपिथेलियम होता है एल्वियोलाई में? स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लेयर, यूनिसेलुलर थिक और मल्टीसेलुलर सिंगल सेल, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल होता है। ब्लू टी शर्ट यार, ये कौन सा एपिथेलियम है? स्क्वामस, ठीक है। कैपिलरी में भी एपिथेलियम इज स्क्वामस। ब्लड के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। नाम चेंज है बस, स्क्वामस एपिथेलियम ही है बस, वो क्योंकि ब्लड का है, हमने नाम चेंज करने के लिए। साइंटिस्ट को मजा आता है हमें ना बेवकूफ बनाने में, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स से नाम दे दो बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बस है वो स्क्वामस एपिथेलियम, इसको हम बोल देते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, इनके बीच में होती है बेस मेम्ब्रेन जो इनको चिपका के रखेगी। ये 3 लेयर्स मिलके बनाती हैं आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। 3 लेयर है, स्टिल जो टोटल थिकनेस है दैट इज वेरी लेस देन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम है 3 लेयर होने के बाद भी, इतनी पतली है, इसी वजह से डिफ्यूजन बहुत जल्दी जाती है। जो यहां से ब्लड आ रहा है, जो यहां ब्लड जा रहा है, वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही इस एरिया में होता है, बट थिकनेस इतनी कम है कि उस मिली सेकेंड में ही सारी डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड निकल गया। ठीक है, यहाँ से ब्लड ने अपनी CO2 इधर देनी शुरू की, यहाँ से CO2 CO2 CO2, अल्टीमेटली बाहर निकलने तक उसकी CO2 काफी हद तक कम हो गई, और इधर से एल्वियोलाई ने उसको O2 देना शुरू किया, O2 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 O2, अल्टीमेटली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला यहाँ से, जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है? पक्का? एनर्जी डाउन से होगी सबकी एकदम। पढ़े आगे बहुत आज के लिए, क्वेश्चंस पूछ लो, आधा चैप्टर तो हो ही गया, मैं बहुत जल्दी करा देता हूँ, थोड़ा स्लो करूंगा मैं अपनी स्पीड। ऐसे तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या करोगे फिर? बहुत बढ़िया, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ए इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, आंसर मत बोलना, मैं एक एक से पूछूंगा, ठीक है। बी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, सी पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, डी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। ये ऑप्शन है, पढ़ लो अच्छे से, आंसर कोई नहीं बोलेगा अभी, ठीक है।
आपस में डिस्कस भी मत करो। हो गया? ठीक है, किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछूं? थ्री सी। ओके। अभी नहीं हुआ कोई ना, करो करो। ए। 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 ए वाले कितने लोग हैं? सी वाले कितने लोग हैं? नीचे देख के कोई नहीं कह रहा, फटाफट निकल गया है। बी वाला कोई है? डी वाला कोई है? कंफ्यूजन किसमें है? ऑप्शन डी में। पहले पता नहीं बहुत आंसर लोग करते हैं, तो मुझे पता है कि ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका क्लियर नहीं हुआ है वो वाला कंसेप्ट जो एयर मूवमेंट का था। इंस्पिरेशन में आपने क्या करना है? वॉल्यूम इंक्रीज करनी है। उससे क्या होगा? प्रेशर कम होगा। ठीक है। यहाँ ये मत सोचना कि सर हवा अंदर आ गई, हवा प्रेशर नहीं बढ़ा देगी। नहीं, इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है ये वो पूछ रहा है। इंस्पिरेशन के टाइम पे आप कर क्या रहे हो? आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा रहे हो? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करके। उससे आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रही है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इंट्रापल्मोनरी इज बेसिकली लंग्स का प्रेशर। इंट्रा इज अंदर, पल्मनरी इज लंग्स। लंग्स का प्रेशर कम हो रहा है, तभी आप इंस्पायर कर रहे हो। हाँ भाई, जिन्होंने सी बोला था, ठीक है, क्लियर है? नहीं बता दो अगर नहीं है तो। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो, बाकी क्वेश्चन अभी टॉपिक हुआ नहीं, कल ही पूछूंगा आपसे। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लास जल्दी खत्म करूंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। डांट नहीं मतलब 3:30 खत्म होती है ना। कोई डाउट है पिछले चैप्टर से हो, इस चैप्टर से अब तक हो, पूछो। जो बाहर क्वेश्चन पूछते हो नहीं पूछ लो यार। फिर बाहर नहीं, मेरे से कोई पूछेगा फिर अगर अब नहीं पूछ रहे तो। क्या? डेड वॉल्यूम? अच्छा। डेड वॉल्यूम आपका वो सारी वॉल्यूम होगी जो आपके कंडक्शन में, सॉरी, डिफ्यूजन में पार्ट नहीं ले रही है। जितनी भी आपके कंडक्टिंग पार्ट में वॉल्यूम पड़ी हुई है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। आपके नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक भी हवा तो है ना, खाली तो नहीं है, हवा भरी हुई है। पर वो हवा डिफ्यूजन में पार्ट नहीं ले रही है। सिमिलरली आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम में डिफ्यूजन में पार्ट नहीं ले रही है। ये सारी वॉल्यूम है जो आपकी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी एयर है जिसको आप इंस्पायर एक्सपायर तो कर रहे हो, हर वो एयर के साथ चेंज हो रही है, लेकिन वो डिफ्यूजन में कोई पार्ट नहीं ले रही। उसको हम डेड वॉल्यूम बोल देते हैं। डेड एयर, डेड वॉल्यूम कुछ बोल देते हैं। अच्छा, टाइडल को तोड़ा हुआ था, ठीक है, तो डेड डेड स्पेस है ना वो, ठीक है। डेड स्पेस और दूसरे नाम क्या दिया हुआ था? नाम नहीं दिया होगा कुछ, ठीक है। डेड स्पेस फिर क्या है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, 500 की 500 ml आप वो नहीं कर रहे हो, एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। 500 का कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट होता है जो आपका डेड स्पेस है, जो आपका कंडक्टिंग पार्ट में ट्रैप्ड है, जो डिफ्यूजन में हेल्प नहीं करेगा। और कोई डाउट? ज्यादा ही होगी, क्यों? स्मोकिंग क्या करती है? एल्वियोलर वॉल को डैमेज कर रही है, फाइब्रोस कर रही है, वो ऐसा पार्ट बढ़ा रही है जहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे जो एयर है वो डिफ्यूजन में हेल्प नहीं करेगी, तो वो भी डेड स्पेस में चली जाएगी, तो एफिशिएंसी को कम कर देगी।